नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां हमला कर रही है, सरकार से सवाल कर रही है कि आखिरकार बिहार सरकार अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है। आखिरकार बिहार सरकार कहां चूक रही है। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा हैं। पहले तो सर सिटी पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, तो हमारा जो आज मुद्दा है वो अपराध है। बिहार सरकार आखिरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में विफल क्यों है, आपको क्या लगता है? इसका सबसे बड़ा कारण मुझको लग रहा है कि बिहार सरकार की तमाम प्रशासनिक व्यवस्था शराबबंदी में लगी हुई है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा टफ टास्क है बिहार प्रशासन के लिए। कहने के लिए तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी हो नहीं रही है। पहले तो गली मोहल्ले में उसके दुकान थे, अब घर घर होम डिलीवरी हो रही और पूरा पुलिस महकमा उसी में लगा हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि उनका इंगेजमेंट क्राइम कंट्रोल से वाइन कंट्रोल पर चला गया। तो क्राइम कंट्रोल तो हो नहीं रहा है और वाइन कंट्रोल की तरफ वो लोग ध्यान दे दिए हुए हैं और वाइन कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। बिहार पुलिस प्रशासन के द्वारा वाइन कंट्रोल के नाम पर छोटे छोटे मछलियों को तो पकड़ा जा रहा है सामान्य तौर पर, और बड़े बड़े लोग छूट जाते हैं। और पुलिस का ध्यान चूंकि वाइन कंट्रोल पर है, इसलिए क्राइम अनकंट्रोल्ड हो गया जी। उधर ध्यान ही नहीं जा रहा है किसी का। और चारों तरफ आप देख रहे हैं कि अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। एकदम हर चौक चौराहे पर हत्याएं हो रही है रोज़ बरोज। हर जगह छोटी छोटी बच्चियों के साथ घिनौने बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक नरसंहार की भी घटना शुरू हो गई। आपने देखा इक्के दुक्के हत्या तो आम बात थी, अब सामूहिक नरसंहार की भी शुरू हो गई घटना। नीतीश कुमार जी के रीजन में नरसंहार नहीं हो रहा था, इक्का दुक्का तो घटना कई हुई है। हालांकि मधुबनी कांड में जब नरसंहार की बात करते हैं तो जिस तरह से नरसंहार हम लोग विपक्ष कह रहे हैं कि नरसंहार हुआ है, नीरज बबलू ने भी इसे नरसंहार ही कहा था, लेकिन नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है कि ये नरसंहार है। उनका कहना आपसी रंजिश में ये जो वारदात हुआ है वो इस घटना को अंजाम दिया गया। तो नरसंहार होता कैसे है? मैं सवाल नीतीश कुमार जी से भी पूछना चाहूँगा, नरसंहार किसको कहते हैं? नरसंहार की सीधी सी बात है जब 2 से अधिक लोगों की एक साथ हत्या हो, उसी को नरसंहार कहते हैं। 2 से अधिक लोगों की एक साथ हत्या हो, एक कॉज के लिए हत्या हो, वही नरसंहार है। इसका अर्थ थोड़ी है कि नरसंहार 100 आदमी को एक साथ मारेंगे तब नरसंहार मानेंगे। वो 72 आदमी लक्ष्मणपुर बात है और सेनारी हत्याकांड की याद दिलाना चाहते हैं तब वो नरसंहार मानेंगे। बिल्कुल। चंदवा रूपसपुर में पहली बार जो घटना घटी थी बिहार में, जो नरसंहार हुआ था, उसमें भी तो शुरुआती तौर पर कम ही लोग मरे थे। तो ये तो नरसंहार है ही, और वो आपसी रंजिश नहीं था। मेरी टीम मधुबनी जिले के बेनीपट के मोहम्मदपुर गांव में गई थी, मैं भी था उस टीम में। और वहां हमने पाया कि प्रवीण झा नाम का आदमी वो आतंक का वातावरण बनाना चाहता है, और आतंक का वातावरण बनाने के लिए उसने कहा कि 1-2 हत्या करेंगे तो बात मेरी बनेगी नहीं। उसने सामूहिक नरसंहार किया बिना बेवजह, कोई ऐसा मामूली विवाद को लेकर के जिस पर इतनी घटना नहीं घट सकती थी। वो ऐसा विवाद था जिस पर लपट थप्पड़ करके वो मामला सलटा जा सकता था, लेकिन उसने भविष्य में अपना क्षेत्रीय दादागिरी बनाने के लिए और अपना रुआब को बढ़ाने के लिए, रंगदारी का साम्राज्य पैदा करने के लिए उसने जानबूझ करके सत्ता के संरक्षण में सामूहिक नरसंहार किया। रो रो करके, चीख चीख करके मरने वाले के पिता, मरने वाले की विधवा, उनकी छोटी छोटी बच्चे और बच्चियां कह रही है कि विनोद नारायण झा के संरक्षण में यह हत्याएं हुई है। जो विनोद नारायण झा बेनीपट्टी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विनोद नारायण झा का नाम तो सामने आ रहा है, प्रवीण झा को गिरफ्तार किया गया, 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन विनोद नारायण झा के खिलाफ कोई भी जो एक्शन है पुलिस ने नहीं लिया है, प्रशासन ने नहीं लिया है। इसी का तो मांग हम लोग कर रहे हैं कि इस पूरे घटना के उनके कॉन्स्पिरेसी का, विनोद नारायण झा के कॉन्स्पिरेसी की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तभी ये दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। हालांकि नाम जब उठ रहा है तो सरकार को निश्चित रूप से उस पर अमल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अभी आपने कहा भी
कि बिहार सरकार का मंत्री नीरज कुमार बबलू जी ने स्वीकार कर लिया कि ये सामूहिक नरसंहार है और प्रशासन की विफलता है। जी। जब सरकार का मंत्री यानी स्वयं सरकार ये स्वीकार कर रहा है कि ये सामूहिक नरसंहार है और प्रशासनिक विफलता है, तो ऐसे मंत्री से तो मैं कहूँगा कि जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं अपनी गलती, तो आपको तो सरकार में बने रहने का कोई नैतिक दायित्व नहीं है, कोई नैतिक अधिकार नहीं। आपको तो नैतिकता के आधार पर या तो आप इसके लिए त्वरित न्याय करवाइए मुख्यमंत्री से, नहीं तो आप इस्तीफा करिए। आप वहाँ जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि आपके समाज के लोग बड़े हैं, इसलिए वहाँ जाकर के आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, सेंटीमेंट लेना चाहते हैं समाज का। ये सामाजिक सेंटीमेंट से काम नहीं चलेगा, मानवीय संवेदना पर काम करिए। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा। कानून अपना कोई काम नहीं कर रहा है बिहार में, कानून का राज समाप्त हो चुका है। सारे अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। कानून का राज खत्म है, कानून अपना काम नहीं कर रहा है, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारी गैर कानूनी काम कर रहे हैं। भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल किया था, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की बात कर रहे हैं हम, उन्होंने भी नीतीश कुमार को कहा था कि आप अगर जिस तरह से आपने कहा कि शराब की तरफ वाइन कंट्रोल में अधिकारी लगे हुए हैं तो इसलिए क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वाइन कंट्रोल को अधिकारी के जो दिया गया है, अधिकारियों को सौंपा गया है कि वाइन कंट्रोल किया जाए, वो अधिकारियों से छीन लिया जाए और किसी स्पेशल टीम के हाथ में दिया जाए, तभी बिहार में क्राइम रुकेगा। मतलब बिहार सरकार में सत्ता में रहते हुए सरकार को नसीहत दी जा रही है विधायकों की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से। क्या लगता है कि सरकार विफल है, नीतीश कुमार की सब खामियां हैं? बिल्कुल, सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल्योर है। विपक्ष तो विपक्ष कहेंगे कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सारे लोग बिहार सरकार को घेर रही है। ये लोग बार बार वहाँ जाकर के नीतीश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा करके थोड़ी है, वो हालात की सही व्याख्या कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वो तो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके गठबंधन के लोग हैं। वो उन्होंने मौके पर जाके जो देखा, जो पाया, वही वो कह रहे हैं। बात भी सही है, बात भी सही है। और नीतीश कुमार ने ही, नीतीश कुमार वो आदमी है जिन्होंने हर गली में, हर चौक चौराहे पे शराब के सेंटर खुलवाए थे। लालू प्रसाद के राज में शराब बहुत कम संख्या में उसके केंद्र, विक्रय केंद्र थे। इन्होंने गांव गांव में विक्रय केंद्र खुलवा दिया और 10 साल खूब जम करके लोगों को शराब पीने की आदत लगवाई। और 2016 में जाकर के इनको अचानक दैवी ज्ञान हुआ कि वो शराबबंदी कर दिए, और शराबबंदी भी इस तरह के किए हैं। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि शराब निर्माताओं से इनके सरकार का साठ-गांठ है। पूरे वाइन लॉबी का हो सकता है इनके साथ सांठगांठ है, तभी तो सब ट्रक का ट्रक बिहार में सप्लाई हो रहा है। आखिर सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो इतने ट्रक के ट्रक सप्लाई कैसे हो रहे हैं? मंत्री के भाई की संलिप्तता आई है जी। विधायक भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, दरोगा इन्वॉल्व है। और मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि बिना पुलिस और सरकार के सहयोग से इतनी भारी मात्रा में जो बिहार में शराब की खपत है वो नहीं हो सकती। और यही वजह है कि आपने शराब के नाम पर एक नया उद्योग डिलीवरी बॉय, डिलीवरी गर्ल के रूप में शुरू कर दिया, जो वाइन पहुंचाते हैं घर घर। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के बस्ता में वाइन लेकर के घर पर पहुंचाते हैं। ये किस तरह की संस्कृति बिहार में पैदा करना चाहते हैं? न वाइन कंट्रोल हो रहा है, न क्राइम कंट्रोल हो रहा है। इनको तो निश्चित रूप से, और जो गरीब आदमी है जिनको शराब की लत लगाए थे नीतीश जी, अब उनको महंगी शराब हो गई है। शराब तो महंगी हो गई है। वो एक गज़ल है बहुत कि महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया कर जी। तो थोड़ी थोड़ी पीने वाले लोग भी हैं, और जो शराब के महंगी होने के वजह से लोग देसी शराब पी रहे हैं। और देसी शराब तो आप जानते हैं कि उसमें टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो जहर हो जाता है, उसी वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। जो हाहाकार मचा था, जहरीली शराब से मौतों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसको भी मानने से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि ये फूड पॉइजनिंग है। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कहा आपने। बिहार में अगर 1-2 आदमी कहीं जहरीली शराब से पीने वाले से मरते हैं तो उनको फूड पॉइजनिंग, हार्ट अटैक,
डायरिया, डिसेंट्री ये कह करके उस केस को ख़त्म कर दिया जाता है। ये सामने ही नहीं लाने दिया जाता है, जबरन उस मृतक के घर में जाकर के उसके परिजन से लिखवा लिया जाता है। बिहार पुलिस ये लिखवा लेती है कि ये कह दो कि इन कारणों से मौत हुई है। मैं नवादा परसों गया था, जहाँ पर सरकार ने माना है कि 16 आदमी की मृत्यु हुई है, और मैं जाकर के वहाँ चारों गांव का दौरा किया, और चारों गांव के दौरा करने के बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि लगभग 51-52 लोगों की मृत्यु हुई है। कैसे हुआ जो बता रहे। जब लोगों को वहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों को कैदस्त होने लगा, तो प्रशासन के द्वारा उस 4-5 गाँव के अंदर में लाउड स्पीकर घुमा करके प्रचार कराया गया कि शहर में डायरिया फैल गया है, जिन लोगों को कैदस्त हो रहा है वे सदर अस्पताल में भर्ती हो जाएं। तो सब लोग कैदस्त वाले जो लोग थे वो सदर अस्पताल में भर्ती हो गए। अब सदर अस्पताल में भर्ती होने के बाद जो लोग मरे उनको डायरिया से मृत घोषित कर दिया गया। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया, और उनके परिजनों को कह दिया कि जल्दी से लाश ले जा करके जला दो, अंतिम संस्कार कर लो, नहीं तो शराब वाले कांड में तुम लोग ही जेल चले जाओ। ये भय दिखा करके उनके डेड बॉडी का डिस्पोजल करा दिया गया। तो ये बहुत ही जघन्य काम हो रहा है सरकार के द्वारा। मासूम आम जनता की जान की इनको चिंता नहीं है, और जब ये लोग स्वीकार कर लिए हैं कि जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, इनका अधिकारी वहाँ मौके वारदात पर पहुँच करके उन्होंने बताया है लोगों को, 4 अधिकारियों को उन्होंने बर्खास्तगी भी की है, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे लगातार। तो जब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई है, और एक तरफ आपने शराब की पूर्ण पाबंदी लगाई है बिहार में, क्रय विक्रय और पीने तीनों पर, तो आखिर सरकार की ये विफलता है, सरकार का फेल्योर है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार जिम्मेवार है। तो इनको नैतिकता के आधार पर, न इनको जान की सुरक्षा है, किसकी चिंता है किसी को, तो और न किसी के माल की सुरक्षा है इनको। तो ये दोनों तरफ से फेल्योर है। इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा करना चाहिए सरकार को, और जो लोग मरे हैं उनको एडिक्वेट मुआवजा मिलना चाहिए। 25 लाख 30 लाख मुआवजा मिलना चाहिए प्रत्येक परिवार को, और उनके विधवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। तो ये मेरा स्पष्ट मानना है कि इनसे न क्राइम कंट्रोल हो रहा है, न वाइन कंट्रोल हो रहा है। ये अब किसी तरह से सत्ता लुलुक बन करके सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि बिहार के लोग अब उब चुके हैं इनसे। इसी उब के कारण, नीतीश को सबक सिखाने के कारण आधा पर ला दिया इनको, विधायकों की संख्या इनकी आधी हो गई। उसके बावजूद भी इनको तो जरा भी नैतिकता रहती तो इनको सरकार में शपथ नहीं लेना चाहिए मुख्यमंत्री का, लेकिन ये तो कुर्सी कुमार है, इसलिए ये सरकार में है। और मैं नीतीश जी के साथ था, तो ये विधि व्यवस्था की परिभाषा लोगों को समझाते थे। तो मैं भी उस समय उनके पार्टी का, मैं छात्र का अध्यक्ष हुआ करता था, तो मैं विधि व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी इस पर मैं बार बार उस समय मैं कहता था। वास्तव में किसी भी राज्य की विधि व्यवस्था को दुरुस्त तब माना जाता है कि रात अंधेरी हो, सुनसान सड़क हो, 16 साल की एक बहुत खूबसूरत लड़की ऊपर से नीचे तक स्वर्ण आभूषणों से लदी हो, और सकुशल अपने घर अपनी इज्जत, आबरू और आभूषण को बचा करके सकुशल अपने घर पहुंच जाती है, तो समझ लीजिए कि विधि व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। वरना आपके विधि व्यवस्था पर क्वेश्चन है। तो ये कहाँ है? अब तो दिन चौराहे पर सबकी हत्या हो रही है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह के घिनौने क्रियाकलाप हो रहे हैं कि इससे उब गई है, उब हो चुकी है। आए दिन पप्पू यादव भी आवाज़ उठाते रहते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की जो कुरीतियां हैं उसके खिलाफ। ये एकदम तानाशाही रवैया है, लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। इन्होंने कानून इस तरह के बनाए हैं। अब आप देखिए, जब मुख्य धारा की मीडिया सरकार के खिलाफ नहीं बोल रही थी, तो आप लोग ने हिम्मत किया, मैं यहाँ के तमाम न्यूज़ पोर्टल्स का मैं ये उनके हिम्मत का दाद देना चाहूँगा कि आप लोग के जैसे चैनल वाले लोगों ने सरकार के खिलाफ लिखने, पढ़ने, बोलने की हिम्मत की, और आप लोग के बदौलत आज जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात होती है, आप ही लोग जिंदा किए हुए। मुख्य माध्यम की जो मीडिया है
उन लोगों ने तो वो गोदी मीडिया हो चुकी है। आप लोगों ने हिम्मत करके जनता के स्वर को, जनता के विरोध के स्वर को आपने मुखर किया है, और जो जनता की सही सूचना है, आप लोग के ही माध्यम से लोगों को अब सही सूचना मिल रही है, सही खबर मिल रही है, ये आप बधाई के पात्र अवश्य हैं। लेकिन हमारे पार्टी के नेता इतने कमजोर नहीं है कि इनके अंकुश से डरने वाले नहीं हैं। चाहे कुछ भी कर ले, FIR कर ले, जेल में बंद कर ले, लेकिन जनता के हक की लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। और हम जैसे तमाम कार्यकर्ता जो वास्तव में चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, बिहार की जनता की भलाई चाहते हैं, बिहार का बेहतरी चाहते हैं, वे निश्चित रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। अगर बिहार में क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ और इसी तरह से जो स्थितियां हैं ऐसी ही बनी रही, तो विपक्ष क्या करेगा? नहीं, हम लोगों ने तो साफ मांग कर लिया है। कल अभी हम लोगों ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से ये मांग भी किया है। हमारा शिष्टमंडल, हमारे नेता बीमार हैं, वो आ रहे हैं, 11 को आ रहे हैं पटना। उसके बाद हम लोग का शिष्टमंडल राज्यपाल से मिलेगा। राज्यपाल से मिलकर के बिहार में जितनी घटनाएं इन दिनों हुई है, उनका हम लोग पूरी तरह से जाकर के राज्यपाल से मिलेंगे और बताएंगे कि बिहार में अब कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। संविधान के हिसाब से राज्य नहीं चल रहा है। राज्य में इस तरह की अव्यवस्था है, अराजकता है कि यहाँ पर अब राष्ट्रपति शासन लगाने का इससे बेहतरीन अवसर नहीं हो सकता है। इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का महामहिम राज्यपाल के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति से ये दरख्वास्त करेंगे। बिल्कुल, तो विपक्ष ने अब मोर्चा खोल दिया है। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जाप के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ बने हुए थे। आपका सिटी पोस्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष ने कह दिया है, मोर्चा खोल दिया है कि अगर बिहार में इसी तरह से स्थिति बनी रही तो आगे राज्यपाल को वो ज्ञापन सौंपेंगे, चिट्ठी लिखेंगे और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।